Hello student, I welcome all of you in the second lecture, the introduction about the microscope. What is the microscope? माइक्रोस्कोप मतलब होता क्या? व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे नेकेड आई से जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो जैसे कि माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग सेल बायोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप सेल बायोलॉजी के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम सेल के बारे में जो भी डिफरेंट तरह के नॉलेज है, जानकारी है, उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से डिराइव्ड हुआ? माइक्रोस्कोप जो वर्ड है ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है कहाँ से डिराइव्ड हुआ? जो आपका ग्रीक वर्ड है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है माइक्रोस्कोप। ग्रीक मीनिंग दो शब्द से बना है, एक है आपका माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सब लोग जानते हैं स्मॉल। और स्कोप मीन्स क्या होता है? एम। एम मतलब जो उद्देश्य है, स्मॉल एम मीन्स जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये माइक्रोस्कोप क्या है? ग्रीक वर्ड है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स एम, मीन्स स्मॉल एम। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। Microscope is an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked eye. तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम टू स्मॉल मीन्स बहुत ही छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के सहायता से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग जो नेकेड आई से जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं सेल के बारे में, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घर में कोई आपके दादाजी हैं या कोई इस तरह से हैं जिनको पेपर पढ़ने का शौक़ है लेकिन वो पेपर मालूम नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते हैं? एक हैंड लेंस इस तरह से आता है, आप लोग फिजिक्स में इसको यूज़ किए होंगे। जैसे पंडित जी लोग रेखा देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हैंड लेंस से क्या है कि जो जो बहुत पतला पतला ऑब्जेक्ट है उसको आप मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 10x है। 10x मीन्स यदि आपका एक x इतना बड़ा है तो आपका 10x मीन्स कितना? इतना बड़ा। मतलब इस x से ये 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा। तो जो हैंड लेंस यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो उस लेंस से क्या होगा? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 टाइम्स बड़ा दिख जाएगा। तो ये आपका सिंपल लेंस है जिसको कि हम लोग फिजिक्स के लैब में आप यूज़ किए होंगे, या प्रैक्टिकल जो होता है उसमें एक लेंस अलग से इस तरह से आता है। तो माइक्रोस्कोप का ये सबसे सिंपल एक लेंस से जो आप ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके देख पा रहे हैं। माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसमें माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? जो साइंस छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने में, उसको देखने में जो यूज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप है क्या चीज़? एक्चुअली किस चीज़ का बना है? माइक्रोस्कोप मेन क्या बना? उसमें लेंसेस लगे हुए हैं। माइक्रोस्कोप किस बेसिस पे काम करता है? क्या उसमें मेन सामान है आपका जो लोहे का आपको उसका ढांचा दिख रहा है, वो
तो सिर्फ उसको लेंस को पकड़ने के लिए या लेंस को लगाने के लिए यूज होता है। तो जो भी आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप जो बनता है या जो माइक्रोस्कोप बनाते हैं उसमें जो मेन चीज़ क्या होता है, लेंस। तो माइक्रोस्कोप आपका ऑप्टिकल सिस्टम के ऊपर मेन काम करता है, ऑप्टिकल लेंसेज उसमें लगे होते हैं। जैसे कि आपका आँख का चश्मा या आँख आपका कमज़ोर है तो हम लोग चश्मा लगाते हैं। चश्मा अकॉर्डिंग प्लस है या माइनस है, जो भी चीज़ आपके एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे फोकल होना चाहिए उस पॉइंट पे फोकल नहीं हो रहा है, तो उसी फोकल लेंथ को, फोकल डिस्टेंस को क्या करते हैं, वही प्लस माइनस से उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि जिस पॉइंट पे आपका पढ़ना चाहिए इमेज उस पे बने। तो उसी के कारण आपका चश्मा का पावर किसी का +1, किसी का +2, किसी का +3, किसी का 1.2, वो डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट तक वो एडजस्ट हो जाए उस पॉइंट तक उसको हम लोग एडजस्ट करके आँख का चश्मा बनवाते हैं। तो माइक्रोस्कोप भी उसी तरह से काम करता है। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या चीज़ मेन है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे। तो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंसेज इसमें लगे हुए हैं। यूज टू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मीन्स इनलार्ज करना, बड़ा करना। माइन्यूट ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाई देता है। माइन्यूट ऑब्जेक्ट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या जो आपका सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, which कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, जिसको कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से उसको हम लोग देख पाते हैं। कैसे देखते हैं इसको, मैग्नीफाई करके। मैग्नीफाई मीन्स क्या हुआ, मैग्नीफाई मीन्स जैसे आपका एक एक्स है ये, तो इस एक्स को यदि हम 10 टाइम्स बढ़ा करके देख रहे हैं तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 10x हो गया। तो मैग्नीफाई मीन्स जितना आपका माइक्रोस्कोप ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करेगा उतना ही इमेज आपका उतना ही बड़ा इनलार्ज होगा। जैसे हम लोग मोबाइल में जूमिंग करते हैं कि जैसे आपका ये नॉर्मल इमेज है कोई, इसको आप मान लीजिए 100% जूम कर दिए, इसका मतलब जो इमेज था वो आपका 100% बड़ा हो गया, पहले से 200% जूम करते हैं। तो जो ये हम जूमिंग कर रहे हैं क्या, वो मैग्नीफिकेशन इमेज का। तो यहाँ पे जो भी आप सेल देख रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कि आपको अपने आँख से नहीं दिख रहा है, उसको कितना बड़ा से बड़ा करके लेंसेज दिखा रहा है, दैट इज इट्स मैग्नीफिकेशन या इनलार्जमेंट पावर। तो जो भी आपका माइक्रोस्कोप है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा से बड़ा करके दिखाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग। द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेल्स मीन्स सेल के बारे में, जो बाहर से हमको सेल को देखना है, कैसा उसका शेप है, क्या साइज है, रेक्टेंगुलर शेप है कि सर्कुलर है कि ओवॉइड है, किस तरह का शेप है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी रिक्वायर द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल का आपको यदि मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की यूज करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड द मैग्निफिकेशन which enable one to see the organism and structure invisible to the naked eye। तो जो भी आपका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है सेल का, उसको माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, जिसको कि हम आसानी से उसको देख सकते हैं। ए माइक्रोस्कोप देयरफॉर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर द सेल बायोलॉजिस्ट। इसीलिए माइक्रोस्कोप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट है सेल बायोलॉजी की स्टडी करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के सेल बायोलॉजी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, या सेल बायोलॉजी को स्टडी करना है तो हमको माइक्रोस्कोप के बिना सेल बायोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सेल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोस्कोप है। बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल के बारे में वो जान नहीं सकते हैं। इसीलिए सेल बायोलॉजी में सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया जा रहा है। यूनिट 1 इसीलिए है माइक्रोस्कोप कि भाई जिस चीज़ से हम सेल के बारे में जान रहे हैं या सेल के बारे में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना होगा। इसीलिए माइक्रोस्कोप सबसे पहला यूनिट आपका माइक्रोस्कोप का है। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है कि माइक्रोस्कोप जो भी आपका डेवलप हुआ
कैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई, कैसे माइक्रोस्कोप आपका आया, कॉन्सेप्ट उसका कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है कहाँ से, फर्स्ट सेंचुरी से ही, प्रथम सेंचुरी से ही माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलने लगा। उसमें जो रोमन जो अभी इस समय आपका रोम जिसको हम लोग कहते हैं, रोम बहुत पहले से ही बहुत ही डेवलप रहा है। बहुत सारी चीज़ें रोम से ओरिजिनेट हुई, रोम सभ्यता भी है, रोम सिविलाइजेशन भी है, और रोम के लोग बहुत पहले से ही बहुत साइंटिफिक थोड़ा रहते थे। तो रोमन एक्सपेरिमेंटेड विथ ग्लास एंड फाउंड ऑब्जेक्ट लार्जर व्हेन व्यूड। तो रोम में सबसे पहले ग्लास जो डेवलप हुआ उसमें इन्होंने देखा कि यदि हम इस ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो नॉर्मल आपका ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत पहले ही फर्स्ट सेंचुरी में ही इसका खोज हो गया था कि जो ग्लासेज हैं उससे हम इमेज को लार्ज करके उसको इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद देखो फर्स्ट सेंचुरी के बाद क्या आ गया, 12th सेंचुरी आ गया। कितने सेंचुरी का गैप है, 12th सेंचुरी में 12वीं शताब्दी में, ये पहली शताब्दी है, ये 12वीं शताब्दी है, मतलब समझ लो 11 शताब्दी का अंतर हो गया। 12th सेंचुरी में सेल्विनो डी आर्माटे, सेल्विनो डी आर्माटे, इन्होंने 12वीं शताब्दी में सेल्विनो जो है डी मार्टे, सेल्विनो डी मार्टे ने क्या बताया, फ्रॉम इटली, जो कि इटली के साइंटिस्ट थे, मेड फर्स्ट आई ग्लासेस, जो हम लोग आँख में चश्मा लगाते हैं, उसको सबसे पहले इटली में जो है सेल्विनो डी मार्टे ने इसको खोजा, आई ग्लासेस, प्रोवाइडिंग वियरर विथ एन एलिमेंट ऑफ मैग्निफिकेशन टू वन आई। तो जैसे एक आँख में सिर्फ चश्मा लगा के, जैसे वो घड़ी बनाने वाले या जो घड़ी बनाते हैं ना, तो एक आँख में चश्मा लगा के वो लेंस लगा के अपना वो घड़ी बनाते हैं, तो घड़ी में नॉर्मल आँख से नहीं दिखाई देगा आप कहाँ पेच है क्या जोड़ना है, तो इसीलिए वो एक आँख में लेंस लगा के उनको तब बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो वो लोग उससे आसानी से घड़ी में जो भी माइन्यूट पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट हैं, उसको वो लोग बनाते हैं। तो एक आँख में लेंस लगाने का सबसे पहले इटली में 12वीं शताब्दी में डेवलप हुआ, जैसे कि अभी जो है घड़ी लगाने वाले या घड़ी के जो मैकेनिक्स हैं वो लोग यूज करते हैं। 1590 में जो 2 डच स्पेक्टिकल्स मेकर, ये लोग भी क्या बनाते थे, चश्मा बनाते थे। 2 डच जो है, डच जो आपका है जैकेरियस जॉनसन एंड हिज फादर एच जॉनसन, इसलिए इनको जैकेरियस जॉनसन एच जॉनसन कहा जाता है, स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग बाय माउंटिंग 2 lenses in a tube, that is the first compound microscope। तो यदि आपका सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया, जॉनसन एंड जॉनसन ने। एक एच जॉनसन है और दूसरा जेड जॉनसन, जैकेरियस जॉनसन एंड हेंस जॉनसन, दो एक पिता पुत्र कह सकते हैं आप। इन दोनों लोगों ने क्या किया, ये जैसे आपका ये वाला है यहाँ पे दिख रहा है 2 लेंस, एक पाइप का जैसे वो लिए आप हॉलो पाइप, उसमें एक लेंस ऊपर लगाए और उसी को एडजस्ट करता हुआ लेंस दूसरा लगाए। तो इस दो जो लेंस आप लगा रहे हैं, इस लेंस से आपको जो इमेज बन रहा है वो इमेज कितना बड़ा बन सकता है। यदि आप सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक लेंस है या आपका ऑब्जेक्ट है, एक लेंस की कैपेसिटी मान लीजिए 10x है, तो ये ऑब्जेक्ट से जो आपका इमेज बनेगा यहाँ पे वो कितना बड़ा होगा, 10x होगा। अब फिर यदि आप दूसरा भी लेंस यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में इन्होंने 2 इस पाइप में डाल करके रखा था, तो अब इससे जो इमेज आपका बनेगा सेकेंड टाइम, ये भी यदि 10x का है तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज आपका बनेगा 100x। तो जो 2 लेंस सिस्टम लगाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा लेंसेज हो, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस होगा दैट इज कॉल्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज जैकेरियस जॉनसन ने एंड एच जॉनसन ने किया था। कंपाउंड इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेंसेज लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लेंस एक सीरीज में लगाने का जो मेन पर्पज है, इसमें आपका जो मैग्निफिकेशन है या जो इनलार्जमेंट आपका इमेज कर रहा है वो पहले से कई गुना अधिक। सिंगल लेंस लगाएंगे आपका सिर्फ 10 टाइम्स होगा, लेकिन उसी सीरीज का दो लेंस आप पैरेलल जोड़ देते हैं तो इमेज आपका क्या होगा, 100 टाइम्स इनलार्ज करके दिखाई देगा। तो इन्होंने वही काम किया कि एक ट्यूब में दो लेंस को डाल करके एडजस्ट किया, जिससे कि इनको इमेज जो है काफ़ी बड़ा दिखने लगा। इसके बाद 1609 में गैलीलियो गैलीली डेवलप ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। तो इन्होंने गैलीलियो ने जो है माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंसेज यूज किए, जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इन्होंने लगा करके फिर नया माइक्रोस्कोप डेवलप किया। रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल की भी खोज किया था। इनका माइक्रोस्कोप इस समय में सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का। इन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया अपने ही माइक्रोस्कोप से, फिर उन्होंने सेल को खोज किया, बहुत सारे बैक्टीरिया खोजे। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 इनका जो बुक है कार्ल क्या कहते हैं उसको, माइक्रोग्राफिया, इन्होंने एक किताब निकाला। उस किताब का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। मीन्स जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अपने माइक्रोस्कोप से दिखा, उसी का इमेज इन्होंने उस बुक में सारा असेंबल करके उसको एक बुक फॉर्म में दिए। उसका नाम दिया इन्होंने माइक्रोग्राफिया। ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड ए वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको इन्होंने इस बुक में असेंबल करके दिया और उसी से इन्होंने सेल की खोज भी की। एंटनी वान लीवेनहॉक ये 1674 में है या इनका 1665 है। एंटनी वान लीवेनहॉक जो है इन्होंने लेंस को और प्यूरिफाई किया, लेंस को और अच्छा हाई क्वालिटी का बनाया। ग्राइंडेड लेंसेज टू अचीव ग्रेटर मैग्निफिकेशन। तो इनके ज़माने में लीवेनहॉक का सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, जिसका कि मैग्निफिकेशन और ज़्यादा था। और इसलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको कहते हैं, एंटनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो लेंसेज है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेस्ट फॉर्म में प्रोड्यूस किया, डेवलप किया। इसके बाद है आपका 1826 में जोसेफ जैक्सन लिस्टर created an achromatic lens to eradicate the chromatic effect। लिस्टर ने इस तरह का लेंसेज बनाया जो कि जो क्रोमेटिक इफेक्ट मीन्स जो कलर, जैसे लेंस लाइट जब पड़ती है लेंस पे तो डिफरेंट तरह, जैसे प्रिज्म से आप देखते हैं कि जैसे लाइट डालेंगे 7 डिफरेंट तरह का कलर आपका प्रोड्यूस होगा। तो उस समय में जो लेंसेज थे उसमें क्या होते थे, कलर अलग अलग तरह के कलर, जैसे एंगल लाइट का चेंज होता है कलर भी चेंज हो जाता था। तो इन्होंने जो लेंस बनाया लिस्टर ने, इन्होंने जो एक्रोमेटिक लेंसेज मतलब क्या हुआ, जिसमें कि कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेंस आपका कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिससे कि जो आपका लेंस जो इमेज है वो ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्रोमेटिक लेंसेज मीन जो कलर प्रोड्यूस न करे टू इरेडिकेट द क्रोमेटिक इफेक्ट। जो कलर अलग अलग तरह का कलर आ रहा था सेल में या जो भी कोई आप ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए इन्होंने एक्रोमेटिक लेंसेज यूज किया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में आप आएंगे, 1931 में जो है रस्का ने जो है कौन सा माइक्रोस्कोप डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी तक जो माइक्रोस्कोप यूज होता है दैट इज द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ज़्यादातर हम लोग जो लाइट, जैसे आप के आँख पे पट्टी बांध दें और आपको कमरे में छोड़ दें तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मीन्स जो रोशनी आपके आँख पे चूंकि पड़ नहीं रही इसलिए आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक माइक्रोस्कोप पे आप लाइट नहीं डालेंगे, फोकस नहीं करेंगे लाइट का, तब तक कोई इमेज आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 360 टू लेकर के 7 जो है आपका 700
एंगस्ट्रॉम तक है। तो उस रेंज में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें इमेजेस आपके क्या बनेंगे, वो स्मॉलर साइज के बनते हैं। तो और इमेज को यदि आपको बड़ा करना है लाइट माइक्रोस्कोप में तो क्या होगा, जैसे जैसे आप लेंसेज की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो इमेज भी आपका क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें कि इमेज, जैसे आप मोबाइल कैमरा लिए उसमें आप जूम करते जाते हैं, 100 किए, 200 किए, 400 किए, 500 किए, तो जब 400 के बाद आप बढ़ते हैं तो क्या 500 करने का इमेज क्या होता है, ब्लर हो जाता है, फट जाता है। उसी तरह से लेंसेज जो लाइट माइक्रोस्कोप में यदि आप हाई कैपेसिटी का लेंस लगाना शुरू कर देंगे तो अब क्या होगा, इमेज आपका ब्लर हो जाता है, इमेज फटने लगता है। तो इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेशन है कि कितने मैग्नीफिकेशन पावर तक इमेज को आप देख सकते हैं। तो लिमिट है, कितने लिमिट तक आप उसको देख सकते हैं। उस लिमिट के यदि आप आगे जाएंगे तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए फिर डेवलप किया गया जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जहाँ पे लाइट हम सोर्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। वहाँ पे लाइट नहीं यूज करके वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। तो इसको नॉल एंड रस्का ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM टेम कहते हैं इसको, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं। इसके बाद आपका है 1953 में एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक जेरेनिक, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया दैट इज द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या, जो लाइट में यदि हम लाइट में किसी इमेज को मान लीजिए 1000 गुना देख सकते हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कम से कम 1 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत है, इंपॉर्टेंस है कि यदि हम 1000 गुना इसको देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को तो उसको हम यहाँ पे कम से कम 1 लाख गुना आराम से बड़ा देख सकते हैं। तो उसमें सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और भी चीज़ें हैं वो आसानी से आपको विजिबल हो सकती हैं। लेकिन ये जितने भी आपके माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, ये सारे जो है ये जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, सेल आपका जब भी आप यूज करेंगे सेल की डेथ हो जाएगी, सेल आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो यदि हमको लिविंग सेल्स, अब हमको लिविंग सेल्स मान लो हमको जिंदा सेल को देखना हो कि भाई कैसे देखेंगे आप, तो लिविंग सेल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, PCM, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ओनली यूज फॉर द स्टडी ऑफ द लिविंग सेल्स। आपको बैक्टीरिया देखना है लिविंग, सेल डिवीजन देखना है लिविंग, या जो भी सेल्स लिविंग कंडीशन में कोई भी सेल्स को आपको स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोगों को फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यही एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें बिना स्टेन किए हुए सेल को हम आसानी से ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विच इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स। तो जो भी लिविंग जहाँ पे आपको स्टडी करना है वहाँ पे हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसलिए इनको इसमें इस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, जेरेनिक को। नॉल रस्का को भी नोबेल प्राइज मिला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज करने के लिए। और जो इसके पहले वाले साइंटिस्ट हैं उन लोगों के समय नोबेल प्राइज रहता ही नहीं था, इसलिए उन लोगों को नहीं मिला। तो आज का जो माइक्रोस्कोप के बारे में इस थोड़ा सा क्या हिस्ट्री कि माइक्रोस्कोप का क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कौन कौन लोग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको खोजा, नेक्स्ट क्लास में डिटेल हम बताएंगे। ओके, थैंक्स।